अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मार्शल लॉ अंडर फील्ड मार्शल अयूब खान। 1958 से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पाकिस्तान बनने से 1958 तक हालात कैसे थे। जब 9 साल लग गए हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। इसी तरह फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 2 साल में ऐसा क्या हो गया, हमने देखा था कि फिर मार्शल लॉ लग गया। तो ये सारी कंडीशंस हम लोग देख रहे थे। अब आपको पता है कि जो ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमारा आइन जो है उसका इतलाक शुरू हुआ था, उस वक्त गवर्नर जनरल ख़त्म करके प्रेसिडेंट बना दिया गया था। और ये उस वक्त प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्ज़ा, जो कि 27 अक्टूबर 1958 को हटा दिए गए जनरल अयूब खान की तरफ से। और उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। ये बात याद रखिएगा, जनरल अयूब खान जो थे उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया सिकंदर मिर्जा को हटाने के बाद, और अपने आप को एक ओहदा दिया जो पहले नहीं होता था, जो ओहदा जो है फील्ड मार्शल। इसकी कोई हैसियत नहीं थी उन्होंने ऐसे ही अपना नाम रख दिया फील्ड मार्शल, और प्रेसिडेंट का अपने आप को ओहदा डिक्लेयर कर दिया। तो ये दो चीज़ें याद रखने वाली हैं यहाँ पे। तो इस तरह पाकिस्तान 11 साल बाद, बनने के 11 साल बाद मार्शल लॉ के अंदर चला जाता है, और जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो होता है जनरल मोहम्मद अयूब खान, जो कि उस वक्त कमांडर इन चीफ होता है हमारी सारी आर्म्ड फोर्सेस का। मतलब सारी जितनी भी हमारी आर्मी है, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, या दूसरी आर्मी है, तो ये सारे के सारे उनके अंडर होते थे उस वक्त। अब अयूब खान का एरा जो है एक बहुत लंबा एरा है इसका। ये 1958 से फिर चलता जाता है 69 तक। तो ये एक बहुत लंबा अरसा है इसकी भी हुक्मरानी का। और इसके आने के बाद अयूब खान के बहुत सारे इकदाम जो हैं अच्छे भी हैं, और बहुत सारे इकदाम जो हैं वो बुरे भी हैं। तो ये बोथ वेज जाता है। सो इट गोज बोथ वेज। तो हम दोनों ही डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर हम पॉजिटिव्स में आ जाएं तो पॉजिटिव्स काफ़ी सारे थे अयूब खान के दौर में, और अनडाउटेबली जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा तरक्की वाला पीरियड था वो जनरल अयूब खान का दौर था। जनरल अयूब खान के दौर में आते ही उन्होंने एजुकेशन के ऊपर, लैंड के ऊपर, पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, पॉलिटिक्स के रिव्यू के ऊपर और इकोनॉमिक्स के ऊपर तवज्जो दी। ये बात करने में तो बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने इन चीज़ों के ऊपर आके तवज्जो दी। इससे पहले जो हमारे वो सिलेक्टेड बैठे होते थे ना, हमारे कैबिनेट मेंबर्स, वो कुछ भी नहीं करते थे। इसके बाद जी जो एक और काम यहाँ पे बहुत अहमियत रखता है वो है प्लानिंग कमीशन। इन्होंने पहली दफा प्लानिंग कमीशन की बुनियाद रखी। प्लानिंग कमीशन के बारे में मैं अभी बता दूं, पाकिस्तान में अभी भी चल रहा है प्लानिंग कमीशन एंड डेवलपमेंट। प्लानिंग कमीशन अगले 20 से 25 साल 30 साल के लिए देखता है, फोरसाइट करता है, या वो विजन रखता है कि अगले 25 साल में 30 साल में पाकिस्तान को किस चीज की जरूरत होगी, और अभी से ही उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये अयूब खान के दौर में इसकी बुनियाद रखी गई थी। अनफॉर्चुनेटली आजकल जो सिस्टम चल रहा है पिछले 10-15 साल से, हम आगे की तरफ सोच ही नहीं रहे। आगे मैं बात करूंगा इसके ऊपर। प्लानिंग कमीशन बहुत अहम चीज़ है, आगे बात होती रहेगी इसके ऊपर, इसकी अहमियत के भी, और आजकल कैसे डाउनफॉल चल रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब अयूब खान के दौर में जीडीपी एक होती है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये किसी भी कंट्री का क्या कहते हैं तरक्की का दिखा रहा होता है, तरक्की की ना कितनी है। उस वक्त पाकिस्तान की जीडीपी थी 0.88%, 0.88%। और मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, क्योंकि 2020 में कोविड का अटैक आया और सारे मुल्कों की जो है इकॉनमी बहुत नीचे चली गई, जिसमें पाकिस्तान की 1.4 बची। पॉजिटिव में ही है पाकिस्तान की 1.4, इंडिया की -29 पे चली गई, -29%। इसी तरह
और भी यूरोपियन काफ़ी सारे कंट्रीज हैं जो माइनस में चले गए, सिर्फ 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान फिर भी संभल गया, 1.4% पे है। उस वक्त पाकिस्तान जो है, ऐसा कोई मसला नहीं था, फिर भी 0.88% के ऊपर पाकिस्तान की जीडीपी थी। अयूब खान ने अपने दौर में वो जीडीपी 0.88 से बढ़ा के 9.79%, जो कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, वहां तक पहुंचा दी थी। 9.79% जीडीपी पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, इससे ऊपर नहीं गई हुई आज तक, ये अयूब खान के दौर में गई थी। इसका मतलब ये है 9.79, अगर ये जीडीपी 6 के ऊपर 5 के ऊपर भी हो तो खुशहाली होती है बहुत ज्यादा, जो कि हमारी जमहूरी हुकूमत कोई भी अचीव नहीं कर पाई आज तक अनफॉर्चुनेटली। जो इसके बाद सबसे ज्यादा हाईएस्ट जीडीपी आई थी वो आई थी मुशर्रफ के दौर में और फिर ज़िया उल हक के दौर में, तीनों मार्शल लॉ के अंडर। अलमिया हमारा देख लो आप खुद ही कि हमारी कोई भी जमहूरी हुकूमत, किसी भी किस्म की पार्टी हो वो, आज तक वो 4 से ऊपर नहीं जा पाई जीडीपी अचीव करने में। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है इसमें। खैर हम आगे चलते हैं। इसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाज इनकरेज्ड इन पाकिस्तान एंड हेल्दी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ट्रैवल टू पाकिस्तान। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपके मुल्क में बाहर से लोग पैसा लेके आते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और ऐसा होना शुरू हो गया था। आप पिछले कुछ 10-15 साल में देखो, पाकिस्तान से पैसा बाहर गया है, पाकिस्तान में लोग लेके नहीं आए पैसा, यहाँ से बाहर लेके गए हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की आजकल ये हालत है। तो अयूब खान के दौर में बाहर से पाकिस्तान पैसा आना शुरू हुआ, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई, यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। इसके बाद जी आपको याद होगा एक पॉइंट पहला पहला, जब पिछले लेक्चर में बता रहा था, पहले पहले रेफ्यूजीज आए थे इंडिया से बहुत ज़्यादा। पार्टीशन के बाद हिजरत करके जो लोग पाकिस्तान में आए थे, 11 साल गुजरने के बाद भी अभी तक वो रेफ्यूजी ही थे, अभी तक उनको कुछ नहीं मिला था। इसी वजह से सबसे पहला काम आके जो अयूब खान ने यही किया था, उनकी रिहेबिलिटेशन की थी, रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद आए थे। इसी वजह से आप देख लो, मुहाजिर जहाँ जहाँ पे भी हैं वो किसी और को वोट नहीं देते। 11 साल आप अपनी हर चीज छोड़ के आओ, जिस मुल्क के ख्वाब देख के आओ कि हम यहाँ पे पहुंचेंगे, हमारा पाक सरजमीन, ये वो जो भी वो ख्वाब देख के आए थे, यहाँ पे आके चकनाचूर हो जाए। 11 साल तक आपकी पूरी फैमिली भटकती रहे। क्या आप इमेजिन कर सकते हो किसके थ्रू, किस पेन के थ्रू गए होंगे। इसी वजह से जितने भी ये लोग हिजरत करके आए हैं वो ये समझ सकते हैं इस चीज़ को। आप में से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आबा अजदाद हिजरत करके आए होंगे और वो ये समझ सकते हैं इस मसले को कि 11 साल तक किसी भी सरकारी अहदेदार ने या किसी भी हुकूमत के बंदे ने कोई भी उनको सहूलत नहीं दी। तो जनरल अयूब खान ने ये काम किया था, उनकी रिहेबिलिटेशन की थी, उनको कॉलोनीज बना के दी थी, घर दिए थे उन्हें, ताकि वो लोग जो है अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकें, उनको कारोबार में हेल्प की थी। इसी वजह से आप देख लो, मुहाजिर तो हर जगह पे हैं, लेकिन जो कराची के अंदर है ना, आप देख लो कभी भी वो किसी और को वोट नहीं देते हैं। उनके खिलाफ कोई और खड़ा भी हो ना, तो फिर भी उसके वोट दूसरे के लाख लाख से ऊपर होते हैं और इनके होते हैं 500-600 होते हैं जो अपोजिंग बंदा आता है। तो मुहाजिर नहीं देते होते किसी को वोट। और क्यों नहीं देते होते? क्योंकि उनको पता है हमारे साथ क्या हो चुका है। खैर लिविंग दैट बिहाइंड, आगे चलते हैं। छठा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ तरबेला डैम, वारसिक डैम, मंगला डैम। अब ये पाकिस्तान के 3 बड़े डैम हैं। आप जरा अगर गौर करो, पाकिस्तान के 3 बड़े डैम जो हैं, तरबेला, मंगला, वारसिक, ये तीनों के तीनों अयूब खान दौर में बने हैं। और उसके बाद फिर क्या है, हमारे पास डैम नहीं बन पाए क्योंकि हमारी जमहूरी हुकूमतें जो हैं वो बनने नहीं देती। हमारे अंदर सुबाइयत बहुत ज़्यादा है, वो कहते हैं जी हमारा पानी, वो कहते हैं जी हमारा पानी। तो ये जो है उस वक्त डैम बन गए थे। अगर ये डैम ना बनते तो आप खुद इमेजिन करो आजकल क्या हालात होने थे। और आजकल जो है हम जितना भी तनकीद कर लें इमरान खान पे, लेकिन एक काम सबसे अच्छा ये हो रहा है, पाकिस्तान में डैम्स बन रहे हैं, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। ये डिमांड है आगे फ्यूचर की, हमें ये चीज़ें चाहिए। तो ये ये होना चाहिए। और देखो कितने अरसे बाद
कितने सालों के बाद आके फिर हमारे पास पाकिस्तान में डैम बनने शुरू हुए हैं। अच्छा जी, 7th पॉइंट जो है, द प्राइस स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान वाज फॉर द फर्स्ट टाइम सीन। प्राइस स्टेबिलिटी, ये बात आजकल आप समझ सकते हो। प्राइस स्टेबिलिटी, आपका फ्यूल है हर महीने चेंज होता है, 2 रुपये बढ़ गया, 4 रुपये कम हो गया, 6 रुपये बढ़ गया, 2 रुपये कम हो गया, ये हर महीने लगा रहता है। और ये अयूब खान के दौर में सालाना चेंज होता था, साल में एक दफा चेंज होता था। आप खुद अंदाजा लगा लो कि कितनी स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान में। तो ये स्टेबिलिटी अयूब खान दौर में होती थी। यहाँ पे आप, मैं एक और बात, यहाँ पे डैम्स के हवाले से मैं बात कर रहा था, तो डैम के हवाले से ये प्लानिंग कमीशन एंड डेवलपमेंट जो थी, ये उन्होंने फोर्सी किया था कि हमें डैम बनाने की जरूरत है, और डैम्स बनेंगे तभी तो हम अपना पानी सेव कर सकेंगे और बहुत सारे हमारे एग्रीकल्चर में फायदा होगा। तो ये उनका था, जो कि आजकल हमारा प्लानिंग कमीशन एंड डेवलपमेंट सो रहा है, यही कहा जा सकता है, और क्या कहें। खैर नेक्स्ट चलते हैं, एट पॉइंट जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन, फूड ग्रीन सेल्फ सफिशिएंसी वाज आल्सो ऑन प्रायोरिटी लिस्ट, व्हिच आर नॉट हॉट टॉपिक नाउअडेज। देखो जी, ग्रीन रेवोल्यूशन, फूड ग्रेन सेल्फ सफिशिएंसी, पाकिस्तान अपने सारा अनाज, अपना सारा कुछ खुद बनाए, एक बहुत बड़ी बात होती है। अब देख लो, आटे का बहरान अभी जैसे पिछले साल आया है, क्यों आया है? इस वजह से एक तो सूबों का आपस में मसला शुरू हो गया, सिंध छुपा रहा है, स्मगल कर रहा है, पंजाब कर रहा है, पंजाब के किसान बाहर भेज रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई पता नहीं। हालांकि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा गंदम होती है कि किसी को कोई मसला होना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या है, हर दफ़ा ये होता है, हर दफ़ा आटे की कीमत बढ़ती है, हर दफ़ा ये मसला चलता रहता है। तो ये जो है, इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन, पाकिस्तान में दरख्त लगाना उस वक्त बहुत ज़्यादा शुरू किया गया था। इमरान खान ने शुरू तो किया है काफ़ी सारे इसी तरह के काम, लेकिन इससे पहले अनफॉर्चुनेटली शहरों से, लाहौर हमारा बहुत खूबसूरत शहर है और फुल ऑफ ट्रीज होता था, लेकिन आजकल जो है बिल्कुल ही दरख्त ही नहीं नजर आते वहाँ पे। तो ये अलमिया है, हमें उसको रिवाइव करना चाहिए। इसी तरह हमारे बाकी शहर भी हैं जितने भी, वहाँ उनको भी, अपने अपने घरों को तो कर ही सकते हैं हम लोग। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन आजकल का भी 50-60 साल बाद, 70 साल बाद, ये हॉट टॉपिक ही रहना है हमेशा। इसके बाद जी 9th पॉइंट जो है, 3000 ऑफिशियल्स वर डिसमिस्ड। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। ये पॉइंट समझने के लिए ऐसे है, आजकल की ही मिसाल मैं देता हूँ। आजकल की मिसाल ऐसे मैं देता हूँ, फर्ज किया आप, रेट तय होता है जी कि टमाटर का रेट जो है 100 रुपए किलो होना चाहिए, लेकिन आप बाजार में जाते हैं, आपको दुकानदार देता है जी 160 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। तो ये किसने मैनेज करना है? ये मैनेज करना होता है हमारे जितने भी सरकारी अहदेदार बैठे हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स। मैं सीधा ही नाम लेता हूँ, ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हमारे बैठे होते हैं ना, इन्होंने प्राइस कंट्रोल करनी होती है। असिस्टेंट कमिश्नर्स, ये DCOs, जितने भी ये मुतलका है ना, बल्दिया वाले हो गए, जो भी हैं, ये सारे जो हैं, उस वक्त ऐसे ही था जैसे आजकल सिचुएशन है। हुकूमत जो मर्जी करना चाहे, अगर ये ब्यूरोक्रेट शामिल ना होना, होने नहीं देते कोई चीज। तब भी यही था। फिर क्या किया था अयूब खान ने? 3000 ऑफिशियल्स को फारिग कर दिया था। 3000 इस तरह की मछलियों को, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां थी ये, फारिग कर दिया। जो बाकी बचे, उन्होंने सही तरह से काम करना शुरू कर दिया। इसी वजह से पाकिस्तान में तरक्की आई थी। 10वां पॉइंट, Ayub Khan was introduced. Ayub Khan also introduced a comprehensive scheme of local government, popularly known as basic democracies. अब देखो, लोकल गवर्नमेंट, काउंसलर्स, नाजिम, नायब नाजिम, चेयरमैन, ये उस वक्त शुरू किया था अयूब खान ने। और सबसे बेहतरीन जमहूरियत यही होती है। काउंसलर हर किसी को जानता होता है अपने हल्के के अंदर, हर घर के लोगों को जानता होता है किसके क्या मसाइल चल रहे हैं, कैसे हैं। जमहूरियत यही होती है, हर किसी के मसलों में शरीक होते हैं कि किसी को कोई मसला है, मिल बांट के उसको हल करना चाहिए। ये है जमहूरियत, ये है बेसिक जमहूरियत, बेसिक डेमोक्रेसी। ये है जिसको हम लोग कभी फोकस नहीं करते इसके बाद। क्यों? क्योंकि आपको इक़्तिदार मुंतकिल करना पड़ता है, अथॉरिटीज देनी पड़ती हैं लोगों को।
तो ये हमारी जमहूरी हुकूमतें नहीं करती होती, अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी नहीं किया, ना तो पीपल्स पार्टी ने, ना नून लीग ने, ना ही पीटीआई ने, किसी ने ऐसा नहीं किया कि काउंसलर तक उसको इख्तियारात दिए हों। हालांकि काउंसलर सबसे बेहतर होता है जमहूरी सिस्टम के अंदर, क्योंकि वो अपने मोहल्ले के हर किसी को जानता होता है, अपने इलाके के हर किसी को जानता होता है कि किसके क्या मसले चल रहे हैं, क्या है, कैसे है, कौन ज़्यादा गरीब है, कौन यहाँ पे है जो दूसरों की मदद कर सकता है। तो ये सिस्टम होना चाहिए, और ये उस वक्त अयूब खान ने किया था शुरू। इसके बाद जी ये पॉइंट जो आया हुआ है 11 रेफरेंडम, इस पॉइंट को मैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये इसका आई डोंट थिंक कि पॉजिटिव पॉइंट है। बहरहाल 1960 में रेफरेंडम कराया गया जिसमें अयूब खान जो है वो प्रेसिडेंट बन गया। अब आवाम से पूछा जाए, आज तक पाकिस्तान में जितने भी रेफरेंडम हुए हैं कभी किसी ने नो में आंसर नहीं किया, हमेशा वो जो करार आता है उसी के हक में होता है। तो इसी तरह से 1960 में रेफरेंडम के बाद अयूब खान 5 साल के लिए फिर से प्रेसिडेंट बन गया। आपको याद हो, इससे पहले मैंने बताया था कि उसने खुद को ही प्रेसिडेंट लगा दिया था मार्शल लॉ लगा के। अब जो है उसने रेफरेंडम करवा दिया, और रेफरेंडम में जो है अवाम ने उसको चुन लिया। रेफरेंडम में ये होता है कि जो वोट देना चाहे आ जाए, जिसने नहीं देना ना दे, ये होता है रेफरेंडम। सो जो है अगले 5 साल तक 1965 तक फिर से वो प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद आते हैं जी 1962 का एक और है, हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होता है। अब क्योंकि आपको पता है 1956 का आइन जो था वो तो 2 साल बाद ख़त्म कर दिया था अयूब खान ने। अब उसने नया एक कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया और 1962 में उसको उसका इतलाक किया गया, 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्यों? दिस एंडेड द 3.5 year मार्शल लॉ regime ऑफ अयूब खान। अब ये याद रखिएगा 1958 से 1962 तक ये मार्शल लॉ लगा रहा, फिर 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और पाकिस्तान जो है अब मार्शल लॉ से हट के अब वापस डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है। तो जब जब कॉन्स्टिट्यूशन आएगा इसका मतलब यह है डेमोक्रेसी आ जाएगी। इसके बाद एक और सबसे अहम काम 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो अहम वाक़या है, 1960 में होता है। इसमें 3 दरिया जो हैं पाकिस्तान के नाम पे आते हैं, जिसमें इंडस जिसको सिंध हम कहते हैं, चिनाब और झेलम ये पाकिस्तान के नाम पे आते हैं, और इंडिया के नाम पे जाते हैं रावी, सतलुज और ब्यास। 6 दरिया टोटल होते हैं, 3 पाकिस्तान के पास, 3 इंडिया के पास हो जाते हैं। तो ये इसमें काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जिसने 3 दरिया बेच दिए, और काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि उसने 3 दरिया बचा लिए। मैं इस हक में हूं कि उसने 3 दरिया बचाए हैं। कैसे बचाए? कि इंडिया ने धड़ाधड़ रिवर्स के ऊपर डैम बनाना शुरू कर दिए थे। तो अयूब खान की काविशों से हमारे 3 दरिया जो थे, इंडस, झेलम और चनाब, इनको पाकिस्तान को राइट मिलने के बाद इंडिया इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता था, और इंडिया ने नहीं किया। जबकि बाकी दरिया जो थे, रावी, सतलुज, ब्यास, उसके ऊपर उसने बहुत कुछ बनाया हुआ था, और वो हमारे पास आजकल बिल्कुल जीरो पे होते हैं। हम लिंक कैनाल डाल के उनको चला रहे हैं। ब्यास तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, रावी और सतलुज को हम चला रहे हैं। तो ये अच्छा एक इकदाम था। इसके बाद मुशर्रफ गवर्नमेंट के बाद की मैं बात करता हूँ, जब 2008 में हमारी फिर से जमहूरियत शुरू हो गई, जमहूरी हुकूमतें आ गई, उसके बाद अगर हम देखें, इंडिया ने चनाब और झेलम के ऊपर इतने डैम्स बनाए, छोटे और बड़े, लेकिन हमारी किसी जमहूरी हुकूमत ने उनके ऊपर कोई बात नहीं की। अफसोस ये है कि इंडिया जितने मर्जी डैम बनाता रहता है, हमारे कोई भी बंदा बोलता नहीं है, हमारे किसी भी कोई भी सियासतदान नहीं बोलता। हमारे अपना डैम बनाना हो ना, सारे जो है बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है, ये मसले मसाइल जो है हम फेस कर रहे हैं। तो ये इस तरह से अगर हम देखें तो इंडिया अपने एजेंडे में बड़ा कामयाब हो रहा है। अपने मुल्क में वो डैम बना रहा है और पाकिस्तान में वो बनने नहीं देता। खैर, इसी
को मैं इमरान खान की कामयाबी कहता हूँ कि इमरान खान ने आके डैम्स को शुरू करना, ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट में शुमार होगा। आल्दो उस जितनी मर्जी मैं तनकीद करूँ उसके बाकी कामों के ऊपर, लेकिन ये काम एक ऐसा है जिसके ऊपर उसकी तारीफ बनती है। नेक्स्ट है जी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1965। ये मैं नेगेटिव पॉइंट में डिस्कस करूंगा, मैं यहाँ पे जिक्र करना नहीं चाहता इसका। इसके बाद इंडो पाक वार। अब आपको इंडो पाक वार का पता है 1965 में जब इंडिया ने हमला कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर और हमने अपना डिफेंस किया था, लाहौर को हमने बचाया था। इंडियन फौजें आ गई थी पाकिस्तान के अंदर, वो BRV हमारी जो नहर है उसके ऊपर, उसके बॉर्डर तक पहुंच गई थी, एक उसके बैंक तक, बॉर्डर नहीं कहते, बैंक कहते हैं उसके, वहां तक पहुंच गई थी और हमने रिटेलिएट किया था, हमने अपना दिफा किया था। इसीलिए तो हम अपना यौम दिफा मनाते हैं सितंबर में, 6 सितंबर को, कि हमने लाहौर को डिफेंड किया था। इसी तरह हमने फिर आगे सियालकोट में, चवंडा में हमने डिफेंड किया था, टैंकों की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी वहाँ पे। इसी तरह हम अपना डिफेंस डे मनाते हैं क्योंकि हमने सक्सेसफुली डिफेंड किया था। और आप जितने मर्जी इख्तलाफात हो, अयूब खान का एक अब यूट्यूब पे भी जाके वो करो, जो है ना, सर्च करो, तो अयूब खान का एक फिक्रा वो कभी नहीं भूलता कि हिंदुस्तान को पता नहीं है उसने किस कौम को ललकारा है। जब उसने अनाउंस किया था कि इंडिया ने अटैक कर दिया है और हम रिटेलिएट करेंगे, तो ये फिक्रा जो था उसका, ये तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा कि हिंदुस्तान को पता नहीं है कि उसने किस कौम को ललकारा है। और हमने उसके बाद डिफेंड किया था लाहौर को भी, हमने सियालकोट को भी, और पाकिस्तान की सारी बॉर्डर लाइन को। फिर हमने एडवांस किया था इंडिया की तरफ। अभी कुछ अर्सा पहले ISPR ने इशू की थी, दिल्ली इतने किलोमीटर हमारी पाकिस्तानी फौज पहुंच गई थी इतनी आगे। उसके साथ क्या हुआ वो नेगेटिव पॉइंट है फिर, कि हमारी फौजें वापस क्यों आई थी ताशकंद में, वो हम नेगेटिव पॉइंट्स जब देखेंगे उसके ऊपर आ जाते हैं, बल्कि नेगेटिव पॉइंट्स यहीं से शुरू हो जाते हैं। तो ये क्योंकि हम इसकी वार की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर मैं शुरू ही कर देता हूँ। ताशकंद में जाके एक डेक्लेरेशन साइन करते हैं पाकिस्तानी और इंडियन काउंटर पार्ट्स। वो क्या होता है जी कि जितने भी इलाके हमने कैप्चर किए हुए हैं वो वापस कर दिए जाएंगे, जितने फौजी कैप्चर किए हुए हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान ने जो है बहुत ज्यादा एरिया जो है वो कवर कर लिया था, बहुत ज्यादा एरिया, और इवन कश्मीर में अखनौर तक पहुंच गए थे। फिर हम वापस आए हैं वहां से, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कश्मीर हम जा चुके थे, जम्मू तो नहीं, कश्मीर की हाफ साइड हम जा चुके थे, क्योंकि यहीं से ही हमारी स्टार्ट हुई थी लड़ाई। तो वार में कश्मीर आज़ाद हो सकता था अगर ये ताशकंद डिक्लेरेशन ना होता, और हमने बहुत सारे ऐसे इलाके कैप्चर कर लिए थे पाकिस्तानी फौज ने। तो ताशकंद डिक्लेरेशन में जितने भी इलाके हमने कैप्चर किए थे वो सारे वापस कर दिए। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। आपको पता है हमारी आवाम जो है फौज से बहुत मोहब्बत रखती है, और कोई अगर ऐसा करता है, जीती हुई अपनी वॉर जो है वो हार के आ जाए, कभी माफ नहीं करते हम लोग, और ना ही हम करेंगे। हम कभी भी, हमारे अपने काफी सारे, हमारे घरों से अगर फौजी नहीं है तो हम, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब बहुत सारे ऐसे हैं जो फौज में होते हैं, और हमें उनकी कुर्बानियां नहीं हम भूल सकते। सो जो है फौज के ऊपर हम कोई बात, या हम आप खुद ही अंदाजा लगा लो, जब ये अभिनंदन वाला वाक्य हुआ था, खुद वो सारा दिन हम लोग वैसे ही खुशी और फख्र में रहे थे। हालांकि हमने कुछ ऐसा नहीं किया था, हमारी फौज ने किया था, लेकिन हम सारा दिन हम लोग ऐसे जश्न मनाते फिर रहे थे कि हम लोग जो है ना बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो ये अपने मुल्क के साथ मोहब्बत है। तो ये मोहब्बत बर्दाश्त नहीं कर पाए थे पाकिस्तानी, क्योंकि जब अयूब खान ने ये वापस करवाए थे सारे इलाके। नेक्स्ट जी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो आपको कहा था मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अब 1965 में रेफरेंडम जब वो खत्म होता है, अब 65 में इलेक्शन होने थे। इलेक्शन में अयूब खान का मुकाबला करने के लिए
मोहतरमा फातिमा जिन्ना को खड़ा किया जाता है, मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को अपोजिशन में खड़ा किया जाता है कि आप इनके खिलाफ जो है कंटेस्ट करेंगी इलेक्शन होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी तारीख के सबसे ज़्यादा रिग्ड इलेक्शन होते हैं। और रिग्ड मतलब यह है कि धांधली शुदा। और अयूब खान फिर से प्रेसिडेंट बन जाता है। तो इसके ऊपर भी अवाम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती होती है, क्योंकि मादर मिल्लत बहुत बड़ा एक रुतबा उनका होता है। तो अवाम ये चीज़ हजम नहीं कर पाती कि ये जीत कैसे गया अयूब खान, उनके सामने ये नहीं जीत सकता कभी। तो ये उसका नेगेटिव पॉइंट आया था। इसके बाद जो एक और मसला हुआ था अयूब खान के डाउनफॉल में, वो था उसने पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत नीचे लगा दिया था, बैन कर दिया था। तो ये सारे फिर इकट्ठे होके खड़े हुए थे अयूब खान के खिलाफ। टास्कन डिक्लेरेशन की बात आपको कर दी थी, इंडस वाटर ट्रीटी, हालांकि मेरे हिसाब से वो अच्छा एक मुआहदा था, लेकिन सियासत में आपको पता है वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको बुरा ही तस्वर किया जाता है। तो सियासत उन्होंने बुरा ही उसको डिक्लेयर किया था। इलेक्शन की बात मैंने कर दी, रिगिंग जो थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट जो है 1969 अयूब खान सेलिब्रेटेड हिज 10-year era which brought price instability, high cost of goods, deficiency of daily use foods and other goods। अब यही बात देख लें, जो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे ना, तो 10 साल हुकूमत के बाद अब उसके वही नेगेटिव पॉइंट्स बन रहे हैं। प्राइस इंस्टेबिलिटी आ रही है, हाई कॉस्ट होगी चीज़ों की। क्यों हुई? क्योंकि उसके दो बेटे गौहर अयूब और जनरल मूसा ये करप्ट तरीन इंसानों में से थे, और इन्होंने पैसा लूट के बाहर अपनी जायदादें बनाई, बाहर के मुल्क में चले गए और वहीं पे ही जाके अपना सारा कुछ लगाना शुरू कर दिया। इसी वजह से पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी आई। पहले हर चीज़ ठीक चल रही थी, जब ये पैसा लूट के बाहर जाना शुरू हुआ पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी आ गई। याद आ रहा है कि आजकल क्या केसेस चल रहे हैं, किसके बेटों के पास बहुत ज़्यादा दौलत है बाहर, पाकिस्तान से बाहर, या किसके पास नहीं है, किस सियासतदान के पास, ऐसे भी कह लें तो कोई गलत नहीं होगा, हर सियासतदान के पास ऐसे ही है। इसके बाद जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यहाँ पे बात आती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है जनरल अयूब खान का जानशीन होता है। जनरल अयूब खान खुद उसको आगे लेके आता है, जनरल अयूब खान उसे आगे लेके आता है, ग्रूम करता है और उसको वजीर खारजा बनाता है, जो जैसे आजकल शाहमूद कुरैशी है उस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो बन जाता है। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने ताल्लुकात बना लेता है बाहर के मुल्कों के साथ, स्पेशली अमेरिका के साथ हमेशा से पीपी का ताल्लुक रहा है बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डील हुई अमेरिका के साथ, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आके बगावत शुरू कर दी अयूब खान के खिलाफ। और जब कोई बंदा किसी भी फौज के हुक्मरान के खिलाफ जाता है तो अवाम में बड़ा जो है उसको बड़ा माना जाता है कि ये जी तो बहुत बड़ा बंदा है। क्योंकि उस वक्त फौज के खिलाफ अवाम, फौज के नहीं सॉरी, जो जनरल हम बैठा हुआ था ना ऊपर, फील्ड मार्शल अयूब खान, उसके खिलाफ हो चुकी थी। इस वजह से फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बहुत ज़्यादा अहमियत मिलना शुरू हुई और ये डाउनफॉल बढ़ता गया इसका। अब 1969 में पहुंच जाते हैं हम, जब अयूब खान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ताशकंद डिक्लेरेशन अवाम भूल नहीं पाती, और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। उसको फॉरेन मिनिस्टर आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बताया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी पीपल्स पार्टी बना लेता है, और जो है उसके बाद एक क्या कहते हैं जी, पता ही होता है अब इसकी हार होनी है अयूब खान की। तो अयूब खान इस हिसाब से अब वो क्या खेल खेलता है, अब वो ये करता है, उस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो होता है याह्या खान। ये बात याद रखिएगा, 1969 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है हमारी आर्मी का बड़ा जो होता है वो होता है याह्या खान, जनरल मोहम्मद याह्या खान। और प्रेसिडेंट हमारा जो होता है वो होता है जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान प्रेसिडेंट वो खत लिखता है आर्मी चीफ को कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। एक तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, दूसरी तरफ से मुजीबुर रहमान। ये मुजीबुर रहमान होता है शेख मुजीबुर रहमान, ईस्ट पाकिस्तान जो आजकल बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान से
बंगालियों को लीड कर रहा होता है, इधर से जुल्फिकार अली भुट्टो लीड कर रहा होता है। तो ये दोनों तरफ से ये हमला करने की सोच रहे हैं, ये अयूब खान कहता है हमला करने की सोच रहे हैं, इसीलिए आप आओ और मार्शल लॉ लगा दो। जब एक प्रेसिडेंट कह रहा हो कि आओ और मार्शल लॉ लगाओ, कौन सा आर्मी चीफ होगा जो नहीं लगाएगा? वो तो इंतजार में बैठे होते हैं। तो जनाब ऐसे ही होता है और याहिया खान साहब पहुंच जाते हैं और याहिया खान साहब आके मार्शल लॉ लगा देते हैं। और 25 मार्च 1969 को अब याहिया खान साहब का मार्शल लॉ शुरू हो जाता है। तो 1962 का अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो यहाँ पे आके ख़त्म होता है। अब मार्शल लॉ शुरू हो जाता है पाकिस्तान में 1969 में। 1969 में अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं ब्रेक लगाता हूँ। जो याहिया खान का है, याहिया खान वैसे कोई काम उसके याद करने वाले नहीं है सिवाय दो कामों के। पहला काम, उसने जो 1+1 वाला रूल था वो ख़त्म किया था, जिसको हम कहते हैं 1 यूनिट सिस्टम। एक वोट ईस्ट पाकिस्तान का, एक वोट वेस्ट पाकिस्तान का। मतलब पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान है उसमें 4 सूबे होते थे, पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, उनका एक वोट, और ईस्ट पाकिस्तान से जो एक सूबा होता था बंगाल, उसका एक वोट। ये होता था 1 यूनिट सिस्टम। इसको आके डिसॉल्व किया था याहिया खान ने। बहुत बड़ा एक काम था इसका कि अब सारे सूबों को बराबरी मिलेगी। अब ये 1 यूनिट सिस्टम कोई नहीं होगा, बहुत बड़ी बात थी ये। और दूसरा सबसे बड़ा इकदाम जो था याहिया खान का, वो था इलेक्शन करवाना 1970 में। अब ये बात याद रखिएगा कि इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट के हुए थे अयूब खान और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के दरमियान। इससे पहले पाकिस्तान में कोई इलेक्शन नहीं होता। एक रेफरेंडम हुआ था लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ था। तो पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस जो है पहली दफा अयूब खान ने इसने याहिया खान ने करवाए, और फेयर इलेक्शंस, जिसमें किसी बंदे ने नहीं कहा कि कोई धांधली हुई है। किसी अपोजिशन के बंदे ने, किसी हुकूमती बंदे, किसी बंदे ने नहीं कहा कि धांधली हुई है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में सबसे शफाफ इलेक्शंस जो हैं 1970 के होते हैं। तो ये याहिया खान की अचीवमेंट्स हैं दो, एक 1 यूनिट सिस्टम डिसॉल्व करना और दूसरा जनरल इलेक्शंस 1970 अयूब खान के दौर में। इसके अलावा और कुछ देखने वाली बात ही नहीं है। नेगेटिव पॉइंट्स बहुत हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अब 1970 का इलेक्शन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दो बड़ी पार्टीज थी, एक पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जुल्फिकार अली भुट्टो जो रोटी कपड़ा और मकान के नारे के साथ आया था, और दूसरी जो बड़ी पार्टी थी वो थी अवामी लीग। अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान उसको कर रहा था, लीड कर रहा था, और वो बंगाल की थी। जबकि जो वेस्ट पाकिस्तान से थी वो पीपल्स पार्टी उसको कर रही थी। लेकिन इलेक्शन होता है, इलेक्शन में पीपल्स पार्टी 86 सीट्स ले पाती है, 86, सिर्फ 86। जबकि जो अवामी पार्टी होती है वो 167 सीट्स विन करती है, 167 सीट्स विन करती है, और पीपल्स पार्टी 86 सीट्स विन करती है। इसका मतलब ये है कि आराम से वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं। जो अवामी लीग है, होना तो यही चाहिए था ना, होना तो यही चाहिए था कि यहाँ पे अवामी लीग आराम से अपनी जो है वो हुकूमत बना लेती, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो जो पीपल्स पार्टी के होते हैं वो डील कर लेते हैं याहिया खान के साथ। डील कर लेते हैं जी कि उनको इक़्तिदार ना दो, आप भी बैठे रहो, मैं भी बैठा रहता हूँ, मिल के हुक्मरानी करते हैं। क्योंकि वो अयूब खान के दौर में पला बड़ा है, समझ लें सियासी तौर पे, तो उसने तो इसी तरह के आइडियाज़ रखने थे। बहरहाल जी, जुल्फिकार अली भुट्टो और याहिया खान की जो डील होती है, इसमें फिर याहिया खान इक़्तिदार मुंतकिल नहीं करता, जो कि एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कह सकते हैं आप। अवामी लीग के साथ, बंगाल की अवाम के साथ, ईस्ट पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती होती है कि वो लोग जीत चुके हैं, अब उनको इक़्तिदार मुंतकिल करो, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, इतनी बड़ी ज़्यादती आप क्यों कर रहे हो। लेकिन याहिया खान साहब नहीं करते। जो पहला कदम होता है
ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन की तरफ। अब जो टॉपिक मैं इस तरफ लेके जा रहा हूं, अब वो है ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन। यहां से शुरू होता है वो टॉपिक, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कि डिले किया गया जो है क्या कहते हैं, अथॉरिटीज शिफ्ट करना। अब ऐसा होना चाहिए, आराम से मिल जाना चाहिए था अवामी लीग को कि आप हुक्मरानी करो, हुकूमत बनाओ, और जो है बाकी सारे जैसे सिस्टम होते हैं इसको याहिया खान को चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये ज्यादती हुई। इंडिया ने इस चीज़ को भांपा और इंडिया ने बंगालियों को अपनी तरफ मिलाना शुरू किया, पाकिस्तान के खिलाफ भड़काना शुरू किया। तो इसमें मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज से बात करता हूं। आपको याद हो नरेंद्र मोदी ने कुछ बयान दिए थे एक जलसे में खिताब करते हुए, मुक्ति बनी का उसने जिक्र किया। उसने कहा था कि हमारी फौज, हम लोग शामिल थे मुक्ति बनी कराने के लिए। ये था क्या, आपको मैं ये बता देता हूँ। अब बंगालियों को पाकिस्तानियों के साथ नफरत तो होने लगी, क्योंकि वो उर्दू नहीं बोलते थे, वो बंगाली बोलते थे। अब वहां पे जितने आर्मी के ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट, सरकारी जो थे, उस ज्यादातर वेस्ट पाकिस्तान से गए हुए थे। उनको उनके साथ भी नफरत होती थी। और आपको पता है जितने भी ऑफिसर होते हैं ना, ये कभी भी अवाम के हक में नहीं होते, कभी भी अवाम के साथ सही तरह से पेश नहीं आते। तो वहां की अवाम, सारे सरकारी जो ये लोग थे ना, उन सब से नफरत करना शुरू हो गई थी, और इसको हवा दी थी फिर इंडियंस ने। अब ये मुक्ति बनी क्या है, इंडियन फौजी या इंडियन जो होते वो जाते थे बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान में, और वहां पे जाके एक तरफ वो बंगालियों को मारते थे और कहते थे ये जी पाकिस्तानी फौज ने मारे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज को मारते थे, साबित ये करते थे कि हाँ ये बंगालियों ने मारा। एक रिफ्ट, एक कंफ्लिक्ट क्रिएट करना, जल्द से जुलूस शुरू करना पाकिस्तानियों के खिलाफ, पाकिस्तान से उनको हटने का मशवरा देना, ये मुक्ति बनी होती है। ये मुक्ति बनी इसको कहा गया। अब वापस आ जाते हैं जी इस तरफ। मुक्ति बनी का एक काम वो चल रहा है। इसमें अब पाकिस्तान को मसला क्या था ईस्ट पाकिस्तान के साथ वेस्ट पाकिस्तान को, कि 1600 किलोमीटर दूर है वो पाकिस्तान से रोड के हिसाब से, और रोड इंडिया से होके जाती है, आप रोड के जरिए जा नहीं सकते, सिर्फ आप फ्लाई करके जा सकते हो। तो ये बहुत बड़ा मसला था, और वहां पे बहुत ज्यादा हालात खराब भी हो चुके थे। इस दौरान 1971 जनवरी में दो कश्मीरी होते हैं जी, हाशिम और अशरफ भाई होते हैं दो। ये एक इंडियन एयरप्लेन उसको हाईजैक करते हैं और उसको आके लैंड करवाते हैं लाहौर एयरपोर्ट पे। पहली बात तो लाहौर एयरपोर्ट वालों को उसको लैंड नहीं करने देना चाहिए था, खैर वो लैंड हो गया। अब जो है क्या किया जा सकता था कि पाकिस्तान उससे डिसोन करता, उसे होना तो यही चाहिए था ना। पाकिस्तान कहता जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे, जिसका मर्जी जहाज हो, जो मर्जी लैंड करवाए, हम कोई ताल्लुक नहीं रखते इनके साथ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे अर्दिल अजीज जुल्फिकार अली भुट्टो साहब उस वक्त आके टीवी पे बयान देते हैं और उसके हक में बयान देते हैं कि हाईजैक उन्होंने सही किया हुआ है, और सपोर्ट करते हैं हम उन्हें। इंडिया तो उसी वक्त ही शुरू हो गया कि देखें जी ये तो पाकिस्तानियों के बयान आ रहे हैं, पाकिस्तानी है देखो, ये तो बड़े लीडर्स हैं पाकिस्तान के जो ऐसे बात कर रहे हैं। वो यूनाइटेड नेशन में चला जाता है, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को उसका इमेज और खराब करता है। ऊपर से ये भी बताता है कि देखें जी पाकिस्तानी जो है जुल्म कर रहे हैं ईस्ट पाकिस्तानियों के ऊपर, बंगालियों के ऊपर। तो ये पाकिस्तान को बदनाम कराने वाला काम करते हैं, और हमारे अपने शामिल होते हैं इसमें। हालांकि जुल्फिकार अली भुट्टो को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन दिया, और इंडिया ने उसको उठाया। हालात आजकल के देख लो, हमारे हुक्मरान देते हैं ना इस तरह के बयान। सबसे मशहूर बयान आजकल का अयाज सादिक ने जो दिया था कि पाकिस्तानियों की टांगे कांप रही थी पाकिस्तानी फौज की, जब अभिनंदन को पकड़ा था। तो ये शर्म तो उनको खुद नहीं आती। अब इंडिया फिर इस तरह की बातों को उठा के बहुत ववेला मचा देता है यूनाइटेड नेशन में, इधर उधर पाकिस्तान का इमेज खराब करता है। बहरहाल जी ये वाक्य
बढ़ते गए। फिर क्या हुआ जी, मुजीबुर रहमान को बुलाया जाता है वेस्ट पाकिस्तान में कि आप आओ और जो है हम बैठ के डिसाइड करते हैं। ये बुलाया जाता है याह्या खान की तरफ से। जब वो यहाँ पे आता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उधर अवाम को पता चलता है कि मुजीबुर रहमान जो है वो गिरफ्तार हो गया है और उसको छोड़ नहीं रहे, तब जो है वहाँ पे एक सिलसिला शुरू हो जाता है जो कि ख़त्म ना होने वाला होता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाती है। सिविल इदारों के जो है वो बात नहीं मानना शुरू होते हैं। इसके बाद जो है फैक्ट्रीज, शॉप्स सारी बंद कर दी जाती हैं। गवर्नमेंट के विंग्स जो हैं वो काम नहीं करने देते। पैरेलल गवर्नमेंट वो बना लेते हैं अपनी, अवामी लीग वाले जो होते हैं। गैंग्स जो होते हैं वो आ जाते हैं, मुक्ति बनी जैसे आपको बताया था। तो इसी तरह पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तानियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी वायलेंस शुरू हो जाती है। अब वो कत्ल करना शुरू कर देते हैं। आपको बता दिया मुजीबुर रहमान को यहाँ पे बुलाया जाता है और उसको प्रेजेंट कर दिया जाता है। इससे बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली 23 मार्च रिपब्लिक डे जो होता है पाकिस्तान का, द अवामी लीग डिक्लेयर्ड रेजिस्टेंस डे, और उस दिन बांग्लादेश के फ्लैग जो हैं वो पहली दफ़ा वो मंजर यहाँ पे आते हैं। अब ईस्ट पाकिस्तान एक ऐसी जगह बन गया था जहाँ पे कत्लेआम, कत्लो गारत बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। अब वापस ना आने की जगह पे पहुंच गया था। एक जो बगावत थी वो बहुत बड़ी हो गई थी। अब क्या कह सकते हैं कि जी इधर 1971 की जो जंग होती है, अब वो जंग इधर नहीं होती पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ऊपर, वेस्ट पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे नहीं होती जंग। ये जंग होती है 1971 की उधर ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे। वहां पे इंडिया अटैक कर देता है और बंगाली उसको साथ देते हैं कि हमें लिबरेट करवा रहे हैं वो पाकिस्तान से। तो ये 1971 की जंग जो है, ये पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के तौर पे हारा है। ईस्ट पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा फिर नहीं रहता। 22 नवंबर 1971 को इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान की, ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, और उसके पास रशियन मिसाइल सिस्टम भी होते हैं, बहुत सारा कुछ होता है उसके पास। जब एक आर्मी अटैक करती है तो बहुत बड़ा अटैक होता है। पाकिस्तान जो है, अब आपको पता है फौजी जो होते हैं वहां पे फंस जाते हैं, वहां पे कहीं और जाया नहीं जा सकता। बहुत सारे फिगर्स हैं कि 45,000 ट्रूप्स, कोई कहता है 53,000 ट्रूप्स, कोई कहता है 90,000, कोई 1 लाख कहता है, कोई 10 लाख कहता है। लेकिन ज्यादातर जो पाए जाते हैं वो दो फिगर्स हैं, एक 45 और दूसरी फिगर है 90,000। तो आपको जो भी बेहतर लगे, जो ज्यादातर मैंने देखी है वो 45,000 ट्रूप्स पाकिस्तान की तरफ से जो आती है। तो 45,000 ट्रूप्स जो हैं और इतने ही सिविलियंस जो टोटल बनते हैं 90,000। तो 90,000 मैं हर जगह में पढ़ता रहता हूँ, 90,000 लोगों ने सरेंडर किया था। जनरल नियाजी के वहाँ पे होता है, इसीलिए तो ये इमरान नियाजी कहते हैं कि उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं सारे अपोजिशन वाले। सॉरी। सो 45,000 सिविलियंस एंड आर्मी ऑफिशियल्स जो होते हैं वो सारे के सारे प्रिजनर बन जाते हैं, और उसके बाद ये बड़े अरसे बाद ये फिर ना वापस पाकिस्तान में पहुंचते हैं। ये भी एक बड़ा वाक़या है, 2-3 साल बाद ये पाकिस्तान 1974 में होते हैं। तो ये इस तरह से ईस्ट पाकिस्तान हमारा सेपरेट होता है, जो बांग्लादेश बन जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, पाकिस्तान के पास अभी भी क्लेम था ईस्ट पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान चाहता अपनी फौजें भेज के वापस उसको कर सकता था, लेकिन ऐसा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने नहीं किया। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने 1974 22 फरवरी को एक्सेप्ट किया कि वो बांग्लादेश है, अब वो ईस्ट पाकिस्तान नहीं है। इसका मतलब ये है, ये एक तब्दीली की गई थी आइन के अंदर, वो आगे डिस्कस करूंगा मैं, जिसमें बांग्लादेश को एक्सेप्ट कर लिया गया। जैसे आजकल की बात आती है ना, इसराइल को तस्लीम करो, पाकिस्तान नहीं कर रहा, बाकी मुल्कों ने कर लिया है। क्यों नहीं तस्लीम कर रहा पाकिस्तान? क्योंकि फ़लस्तीन को मार के इसराइल उस कब्जा किया इसराइल ने, तो उसको वो अब कहता है कि ये सारा इसराइल है।
तो उसको एक्सेप्ट करो, पाकिस्तान नहीं कर रहा। इसी तरह बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान था, पूरी दुनिया के उसमें बांग्लादेश नहीं था, लेकिन जब पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया फिर बात खत्म हो जाती है सारी, फिर पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर लेती है उसे। तो ये हमने कवर किया आज 1971 तक। इसके हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म की आपको कोई मसला मसाइल हो तो आप पूछ सकते हैं।